गुड मॉर्निंग सेकेंड एंड थर्ड क्लास। आज आपका रिवीजन वर्क स्टार्ट होने जा रहा है व्याकरण का। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, सेकंड और थर्ड की व्याकरण सेम है, वर्क में थोड़ा डिफरेंस है। कुछ बच्चों जो पहले वर्क हुआ था वो बुक के अकॉर्डिंग जिस भी अध्यापक ने आपको पहले पढ़ाया था उन्होंने आपको सेंड किया होगा, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बुक नहीं खरीदी है या वो वर्क किया ही नहीं है। उन्हीं की समस्या को देखते हुए फिर दोबारा से ये रिवीजन वर्क स्टार्ट है। जिन बच्चों का हुआ है वो एग्ज़ाम के लिए रिवाइज़ करें और जिनका वर्क नहीं है वो अब अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी वर्क आपको सेंड किया जाएगा या समझाया जाएगा आप उसकी कॉपी तैयार कर लें अपने एग्ज़ाम के तैयारी करने के लिए, क्योंकि अगर आप ये वर्क रिटर्न में नहीं रखेंगे अपने पास, इसके बाद आपको ये वर्क अवेलेबल नहीं होगा। तो लेसन 1 हम फिर से स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हम कर चुके हैं अब हमारा सिलेबस वहीं रुका रहेगा जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं हाफ ईयरली। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। अभी हम फिर से स्टार्टिंग से इस वर्क को शुरू करते हैं। लेसन 1 है भाषा और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण क्या चीज़ है। सबसे पहले हम आते हैं भाषा के ऊपर। हम अपनी बात को जब सामने वाले को किसी भी तरीके से समझाते हैं, बोलकर समझाते हैं या लिख कर समझाते हैं, तो वो साधन हमारी भाषा कहलाती है। यानी अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे के विचारों को स्वयं समझना। जिस साधन के द्वारा हम ये काम करते हैं वही साधन हमारा भाषा कहलाती है। अब भाषा के हैं कितने प्रकार होते हैं। भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। कितने प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। एक भाषा और है उसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। संकेत यानी संकेत करके बात करना, इशारों के द्वारा बात करना, लेकिन उसको हम भाषा की गिनती में नहीं रखते हैं क्योंकि उसकी कोई स्वर, उसकी जो कोई वर्णमाला नहीं है, उसके कोई चिन्ह नहीं है उसको लिख कर प्रेजेंट करने के। ठीक है, इशारों को हम लिख के नहीं बता सकते, केवल करके बता सकते हैं। तो हम मुख्य रूप से 2 प्रकार की भाषा पढ़ते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक मुंह से बोले जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं और लिख कर बताई जाने वाली बात को हम लिखित भाषा कहते हैं। कुछ बातें जब हम आमने सामने होते हैं बोल के कर लेते हैं, आजकल तो माध्यम भी हैं, फ़ोन है ना, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम किसी भी साधन के द्वारा बात नहीं कर पाते। अपनी बात को बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंचाना हो या मतलब उन बातों को, उन विचारों को हमें संभाल के रखना हो तो हम उसे लिख कर बताते हैं। तो भाषा के प्रकार समझ आए कि भाषा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। अपने मन के विचार को प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं और भाषा 2 प्रकार की है, लिखित और मौखिक। अब हम भाषाओं की बात करेंगे कि भाषा के प्रकार, ये तो हमने बता दिए मौखिक और लिखित हैं, लेकिन भाषाएं बहुत सारी हैं। ये नहीं कि जो मैं बोल रही हूँ वही बस हमारी एक लैंग्वेज है। इंग्लिश है, हिंदी है, ये तो होगी। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इंग्लिश इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो सभी देशों में इसका उपयोग होता है। लेकिन अपने अपने राज्यों की भी अलग भाषाएं होती हैं। गुजरात में गुजराती बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है ना। तो ओडिशा में ओडिया, असम में असामिया, बंगाल में बांग्ला और केरल में मलयालम। हर क्षेत्र की भाषा अलग है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है। सबसे ज़्यादा अलग अलग इतनी भाषाएं होने के बाद भी भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी का प्रयोग किया जाता है, इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। और जैसे हमारी अपने राज्यों की भाषा अलग है, अपने देश के अंदर जितने राज्य हैं उनकी भाषाएं अलग अलग हैं, ऐसे ही अगर हम पूरी दुनिया में जाएं, पूरे विश्व में जाएं तो अलग अलग देश हैं। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, रूस है, जर्मन है, जापान है, इनकी भी अपनी अपनी भाषाएं हैं। जैसे जर्मनी में जर्मन भाषा बोली जाती है, जापान में जापानी भाषा, चीन में चीनी भाषा, फ्रांस में फ्रेंच भाषा या फ्रांसीसी, इंग्लैंड और अमेरिका में अंग्रेजी, स्पेन में स्पेनिश और अरब में अरबी भाषा बोली जाती है। अरबी भाषा के बहुत सारे शब्द हमारी भाषा में भी मिक्स हैं, हिंदी भाषा में, जिन्हें हम आगत शब्द भी कहते हैं। आप बड़ी क्लास में जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा। वैसे हम अपने लाइफ में डेली यूज़ में बहुत सारे वर्ड हम दूसरी भाषाओं के यूज़ करते हैं,
तो थोड़ा बड़े होंगे तो समझने लगेंगे। अब आती है लिपि। भाषा तो हमारी समझ में आ गई, हमने बोल के बता दिया आपको और आपने बोल के हमें बता दिया। लेकिन जो हमारी लिखित भाषा है, इस बात को हम लिखेंगे कैसे? मुझे एक गिलास पानी दे दो, ये मैसेज मुझे भेजना है किसी के पास, लिखूंगी कैसे? तो उसके लिए ये आइडिया लगाया जाता है कि पहले लोग संकेतों में बात करते थे, फिर उन्होंने कुछ चिन्ह बनाए। ठीक, जैसे भाई मैं ऐसे कर दूंगा तो आप इसको एक कह देना, इसका मतलब एक होता है। इसे कह दूँ, ऐसे बना दूंगा तो आप इसे दो समझ लेना, यानी मैं दो व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ। और अगर मैंने ऐसे बना दिया तो हमारे गले से कुछ साउंड तो नेचुरल है, जो स्वर हैं वो प्राकृतिक है, वो तो बनाने पड़े ही नहीं है हमको। ए आ ई उ, वो सीधे हमारे गले से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन जो व्यंजन है वो स्वर के साथ मिलकर बोले जाते हैं। उनको बोलने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। जैसे ये ए है तो हमने बोला कै में ए की भाषा। भाई जब हम कै बोलेंगे तो उसका मतलब इस तरह का चिन्ह बनाएंगे, वो कै कहलाएगा। हम ऐसा चिन्ह बना देंगे, ये ए कहलाएगा। ऐसा चिन्ह बना देंगे, बी कहलाएगा। ऐसा चिन्ह बना देंगे, ये गे। ये चिन्ह बना दिए हमने, एक लाइन टेढ़ी बना दी, कोई गोल बना दी, और इन चिन्हों के द्वारा हमने भाषा को लिखना सीखा। तो लिपि का अर्थ क्या हुआ? वो चिन्ह जिनके द्वारा हम भाषा को लिखकर प्रकट कर सकते हैं, वो लिपि कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी भाषा हो, चाहे वो हमारे देश की है चाहे वो राज्य की है, उसको लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। जिस प्रकार भाषाएं अलग अलग हैं, उसी तरह हर भाषा की लिपि भी अलग होती है, चाहे वो देश की है चाहे वो विदेश की है। जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, नेपाली, इनको देवनागरी लिपि बोला जाता है। उर्दू जो हम क ख ग लिखते हैं ना, ये देवनागरी लिपि होती है। आप हिंदी मराठी भाषा लिखें, गुजराती भाषा लिखें, नेपाली भाषा लिखें, ये हो सकता है कि हम हिंदी में उसको सेब कह रहे हैं एक फल को, कि गुजराती में या मराठी में या नेपाली भाषा में सेब को कुछ और कहेंगे, लेकिन लिखेंगे उसको ऐसे ही, इसी वर्णमाला के थ्रू ही। ऐसे उर्दू, अरबी इनकी फ़ारसी लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी है, तमिल की तमिल लिपि है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी और जर्मन भाषा की लिपि रोमन है, बंगाली की बांग्ला है, मलयालम की मलयालम लिपि है। हर नोट के ऊपर आपने देखा होगा ना, लिखे होते हैं, किसी में ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है, यूँ लिखा होता है। ये हमारे लिए क्या है? टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं, लेकिन जो भाषा पढ़ने वाले हैं वो समझ जाते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हर लाइन का, हर चिन्ह का एक अर्थ होता है, लेकिन जब तक हम उन्हें सीखेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। अब आती है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण पढ़ना क्यों जरूरी होता है? हमने बोलना सीख लिया, लिखना सीख लिया, लेकिन अपनी बात को ठीक तरीके से दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की बात को ठीक तरीके से समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान हमें होना बहुत ज़रूरी होता है। तो व्याकरण वह साधन है जो भाषा के शुद्ध रूप को लिखना और पढ़ना हमें सिखाता है। ठीक है, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप को पढ़ना, लिखना और बोलना भी सिखाता है। बोलेंगे भी हम व्याकरण के अनुसार ही, हम ये नहीं कहेंगे वह लड़की वहाँ खड़ा था, तो ये वाक्य ठीक थोड़ी है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में डिफरेंस करने के लिए व्याकरण का ज्ञान हमें होना ज़रूरी होता है। छोटी छोटी बातें हैं जो नियम है जिनका हमें ध्यान रखना है। इस तरह ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। फिर से समरी होती है इस चैप्टर की। हम अपने विचार भाषा द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक जो बोलकर बोली जाती है, प्रकट किए जाते हैं विचार, और मौखिक जिसमें लिखकर करते हैं। लिपि भाषा को लिखने के जो चिन्ह होते हैं, हर भाषा को लिखने के कुछ ना कुछ चिन्ह होते हैं, वही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। उसके बाद आता है व्याकरण। भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना और लिखना जो सिखाता है वो है व्याकरण। व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको ग्रामर आनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है, फारसी है, हर एक की अपनी व्याकरण होती है। ओके, ये चैप्टर पूरा हुआ। जो 3rd क्लास की बुक लगी है उसके अकॉर्डिंग वर्क मैं आपको ये सेंड कर दूंगी,
और सेकंड को मुझे वर्क भेजना पड़ेगा अपनी तरफ से। सो प्लीज़ सभी इस वर्क को करके रखें। बाद में एग्ज़ाम के समय पे कोई ना मांगे कि हमारा ये चैप्टर छूट गया, हमारा ये लेसन छूट गया, या हमारा बुक वर्क छूट गया, या हमारा कॉपी वर्क छूट गया। जिनके पास बुक नहीं है वो 1 वीक के अंदर स्कूल आएँ और अपनी बुक्स परचेज़ कर लें। थैंक यू।